हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। व्यंजन संधि हम पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि के 4 नियमों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की। आज आगे के नियम पढ़ते हैं। नियम 5 हमें क्या कहता है कि प्लस के इधर तय या दय हो। तय या दय की संधि देखेंगे। प्लस के इधर तय या दय हो और उसके बाद में ये सभी वर्ण हो तो इन वर्णों के अनुसार परिवर्तन होंगे। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है कि 10, 15, 20 ऐसे उदाहरण होंगे जो एक विशेष तरीके से बन रहे हैं, जिनमें एक विशेष तरीके से संधि हो रही है। उन 10-15 उदाहरणों को एक नियम के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे शरतचंद्र, सच्चरित्र, ये ऐसे शब्द हैं जहां पर तय या दय के बाद में च आने पर दोनों मिलकर इस स्वरूप का निर्माण करेंगे। छ आने पर दोनों मिलकर इस स्वरूप का निर्माण करेंगे। जय आने पर आधा जय और पूर्ण जय का निर्माण करेंगे। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, च आने पर ये जो प्लस के इधर वाला वर्ण है ये आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। छ आने पर प्लस के इधर जो वर्ण है ये आधे छ में परिवर्तित हो जाएगा। जय आने पर प्लस के इधर ज आने पर प्लस के इधर वाला वर्ण आधे जय में परिवर्तित हो जाएगा। झ आने पर भी आधे जय में परिवर्तित हो जाएगा। ट आने पर इधर वाला वर्ण आधे ट में परिवर्तित हो जाएगा। ड आने पर इधर वाला वर्ण आधे ड में परिवर्तित हो जाएगा। ल आने पर इधर वाला वर्ण आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। त या द के बाद में ह आने पर द हलंत और ध का निर्माण करेंगे। त या द के बाद में श आने पर यह त या द आधे च में परिवर्तित हो जाएगा और ये श छ में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ उदाहरण एक विशेष तरीके से, एक विशेष संधि के नियम से परिवर्तित हो रहे हैं। उन 4-5 उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष नियम बना दिया गया। इसी कारण व्यंजन संधि में कई नियम है। पहले की वीडियो में जो मैंने नियम बताए उनमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे एक प्रॉपर नियम है। मतलब ज्यादातर एग्जाम्पल्स वहां से आ रहे हैं तो हमें उन्हें एक नियम की तरह समझ सकते हैं कि इस नियम की पालना हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप आगे व्यंजन संधि के जितने भी नियम देखेंगे उनमें कुछ विशेष उदाहरण ही 5, 10, 15, 20 उदाहरण ही उन नियमों की पालना करते हैं। उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए नियम बना दिया गया। तो इन नियम के तहत आप देखेंगे तो तय या दय के बाद में चय वर्ण आने पर तय या दय आधे चय में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि शरद प्लस संदर्भ में आप देख रहे हैं कि दय हलंत के बाद में चय आ रहा है। दय हलंत के बाद में चय आए तो ये दय हलंत आधे चय में परिवर्तित हो जाएगा। दय हलंत की जगह आधा चय आ जाएगा। श यहाँ पर एजेटिज आ गया, र यहाँ पर एजेटिज आ गया। दय हलंत की जगह आधा चय हो गया। चंद्र यहाँ पर एजेटिज आ गया। शरदचंद्र शब्द का निर्माण हो गया। यहां पर आप देखेंगे सच्चरित्र। सच्चरित्र में आप देख रहे हैं कि आधे चय के बाद में पूर्ण चय वर्ण आ रहा है। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का एग्जाम्पल हमने व्यंजन संधि में देखा था। वहां पे हमने देखा था कि तय या दय के बाद में अगर कोई चय वर्ण आता है तो वहां पर तय या दय आपके अर्ध चय में परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहां पर तय आएगा या दय आएगा इस बारे में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का कहना है कि सत्य और सद में सत्य रूप शुद्ध होता है और उत और उद में उद रूप शुद्ध होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये सत में भी परिवर्तित हो सकता है, सद में भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन सत्य रूप को शुद्ध रूप मानना है। यहां पर उत और उद में उद रूप को शुद्ध रूप मानना है। तो यहां पर हम देखेंगे सच्चरित्र में सत प्लस चरित्र से सच्चरित्र शब्द का निर्माण इस नियम के तहत हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे सभी में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। दय के बाद में छ आने पर यह दय कहां परिवर्तित होगा, ये दय किस में परिवर्तित होगा, ये दय आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। दय हलंत की जगह आधा च बन गया। वो यहाँ पर एजेटिज आ गया। दय हलंत की जगह आधा च बन गया, आधा च बन गया। यहाँ पर आगे छेद लिख दिया, उच्छेद शब्द का निर्माण हो गया। इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तब देखेंगे छ के पूर्वार्ध वर्ण आ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि छ के पूर्वार्ध अक्षर आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि व्यंजन संधि हो सकती है, क्योंकि व्यंजन संधि में हमने इस तरह के उदाहरण देखे हैं। तो आप चय को किस में परिवर्तित करेंगे, उत में करेंगे या उद में करेंगे? तो उद में परिवर्तित करेंगे। उद में परिवर्तित करके आगे छिन्न लिख देंगे, आगे छिन्न लिख देंगे।
इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। उत प्लस छिन होगा या उद प्लस छिन होगा या उद प्लस छिन होगा, बताओ। अब इनमें कई जगह आपको उत भी दिख जाएगा, लेकिन मानक हिंदी की पुस्तकों में देखेंगे तो उद उपसर्ग को ही यहां पर सही माना गया है, उद रूप को ही यहां पर सही माना गया है। तो यहां पर आप दोनों ऑप्शन आने पर उद ऑप्शन की तरफ जाएंगे। उद प्लस छिन से उच्छिन्न शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे तय या दय के बाद में जय आने पर ये तय या दय आद्य जय में परिवर्तित हो जाएंगे। उद प्लस ज्वल से उज्ज्वल शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही सभी में आप देखेंगे कि तय या दय के बाद में झ आने पर आद्य जय में ये तय या दय आद्य जय में परिवर्तित हो जाएगा। तय या दय के बाद में ट आने पर ये तय या दय आद्य ट में परिवर्तित हो जाएगा। ड आने पर ये आद्य ड में परिवर्तित हो जाएगा। ल आने पर ये आद्य लय में परिवर्तित हो जाएगा। एक तरह के से नियम है, इसे आप आसानी से समझ कर याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे लास्ट के दो एग्जाम्पल थोड़े से अलग है। यहां पर आप देखेंगे तय या दय के बाद में है आने पर ये तय या दय, अगर तय आया तो ये दय में परिवर्तित हो जाएगा, है यहां पर दय में परिवर्तित हो जाएगा। तद प्लस हित से तद्धित शब्द का निर्माण हो रहा है। उद प्लस हार से उद्धार शब्द का निर्माण हो रहा है। अगर यहां पर आपको पूछ ले, वैसे तो हम कहते हैं उद उपसर्ग ही होता है, अगर उत पूछ ले, उत प्लस हार भी पूछ ले आपसे, तब भी आप क्या करेंगे, उद्धार शब्द का निर्माण करेंगे। तय को हम दय में परिवर्तित कर देंगे, है को दय में परिवर्तित कर देंगे और यह उद्धार शब्द का निर्माण होगा। तय या दय के बाद में श आने पर यह तय या दय तो आद्य चय में परिवर्तित हो गया, ये श छय में परिवर्तित हो गया। तो इन दोनों के स्थान पर आधा चय और छय आ जाएगा। उद प्लस शास्त्र से आप देखो, दय के बाद में श आ रहा है, दय के बाद में श आ रहा है, ये दय आपके आद्य चय में परिवर्तित हो गया, ये श आपके छय में परिवर्तित हो गया, उच्छास्त्र शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही तच्छिव शब्द का निर्माण हो गया। अभी तक हमने संधि पढ़ी है, संधि में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कैसे किसी वर्ण को स्वर और व्यंजन में विभाजित करना है, मात्राएं आपको कैसे लगानी है, नियमों को आपको कैसे समझना है। इतने नियम आपको समझाए हैं, अब आप इन सभी नियमों को अपने अनुसार भी अप्लाई कर सकते हैं, उदाहरणों को हल कर सकते हैं। कुछ और नियम की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि पिछले वीडियो में जो भी नियम थे उनमें कई एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन बाकी के जो नियम मैं आज आपको बता रहा हूं उनमें 10-15 एग्जाम्पल का एक विशेष नियम बता दिया गया। इनमें मेरा सुझाव आपको ये है, अगर आप एग्जाम्पल भी हल कर लोगे, अगर आप एग्जाम्पल ही हल कर लोगे, इनमें आप देख लो कि 10-15 एग्जाम्पल है जिनमें अनुच्छेद में आप देखोगे अनु प्लस छेद से अनुच्छेद होता है, प्रति प्लस छाया से प्रतिछाया होता है। तो आपको ज्यादा नियम याद नहीं करने पड़ेंगे। ज्यादा नियम याद नहीं करने से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो मेन नियम है आप उनमें त्रुटि नहीं करेंगे। नियम 6 क्या कहता है, किसी भी स्वर के आगे 6 वर्ण आने पर स्वर तथा छय के बीच च आ जाता है। यहाँ पर देखें कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका संधि विच्छेद किसी खास तरीके से होता है, जिनमें क्या होता है कि अनु प्लस छेद में आपने देखा अनुच्छेद शब्द का निर्माण हो रहा है। कोई भी स्वर आ गए, यहाँ पे देखें नु आया, नु में हम न हलंत और ऊ के रूप में विभाजित कर सकते हैं। उस स्वर के बाद में छ आ गया, किसी भी स्वर के बाद में अगर छ आए तो बीच में च हलंत, आपके बीच में क्या होगा, च हलंत या आद्य चय का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा अनुच्छेद में बीच में आधा चय आ गया। प्रति प्लस छाया में ई स्वर है, स्वर के बाद में छ आ रहा है तो बीच में च आ गया, प्रति छाया शब्द का निर्माण हो गया। अब आपके एग्जाम में आ जाए तरु छाया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तब आपने देखा है कि स्वर के बाद में अगर छ आता है तो वहां पर आपके चय का आगम हो जाता है। तो तरु प्लस छाया से तरु छाया शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही पद प्लस छेद से पदच्छेद शब्द का निर्माण होगा। नियम 7 क्या कहता है, यदि ई या ऊ के स्वर के बाद श हो तो दंत्य श के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। अगर प्लस के इधर ई या ऊ स्वर हो, प्रति में आप देख रहे हैं ई स्वर है, ई स्वर के बाद में दंत्य स हो, ई स्वर के बाद में दंत्य स हो तो यह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। और क्या होता है,
और क्या होता है, और होता है कि थ के स्थान पर ठ हो जाता है। तब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, ई के बाद में क्या आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, ई के बाद में आपके दंत्य आ रहा है। दंत्य आने पर क्या होगा, ये दो दंत्य है ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा। थान को आप क्या लिख दोगे, ठान लिख दोगे। ये जो थ है ये ठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रति प्लस स्थान से प्रतिष्ठान शब्द का निर्माण हो जाएगा। नी प्लस स्थान से क्या होगा, स्वर के बाद में आपके दंत्य स आ रहा है जो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। मूर्धन्य स में परिवर्तित होने के कारण नी और ये दंत्य स की जगह मूर्धन्य स आ जाएगा और निष्ठा शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही वी प्लस सम में आप देख रहे हैं कि स्वर के बाद में दंत्य स आ रहा है जो कि मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। वी एज इट इज आ गया, ये श इस श में परिवर्तित हो गया, मैं एज इट इज आ गया, विषम शब्द का निर्माण हो गया। अधिष्ठाता शब्द का संधि विच्छेद करना होगा। प्रश्न पूछ ले अधिष्ठाता शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तब आप यहाँ पे ये स्वरूप देख रहे हैं कि ठ और ये मूर्धन्य श आ रहा है। तो हमने नियम पढ़ा है, उस नियम के अनुसार आप संधि विच्छेद करेंगे तब आप देखेंगे कि अधि प्लस स्थाता से अधिष्ठाता शब्द का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही नी प्लस स्था से निष्ठा शब्द का निर्माण हो रहा है। इस नियम के अनुसार नी प्लस स्था से निष्ठा शब्द का निर्माण हो रहा है। अभिषेक शब्द आपको परीक्षा में पूछ ले तो ये श आ रहा है, यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने एक नियम पढ़ा है जिसमें हमने देखा है कि अभि प्लस शेक, जो ये मूर्धन्य स है इसको आप विच्छेद करोगे तो दंत्य स में परिवर्तित कर दोगे। अभि प्लस शेक से अभिषेक शब्द का निर्माण होगा। स्वर संधि में हम आसानी से अनुमान लगा रहे थे। स्वर संधि को पढ़ना आसान था, इस संधि को पढ़ना मुश्किल था, लेकिन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इस संधि को पढ़ा है। हमने एक एक नियम को समझा है। मैंने आपको बताया कि शुरुआत के जो 4 नियम है उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल आते हैं, तो उनको तो आपको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद के जो ये नियम है इनमें आपको इन एग्जाम्पल का अभ्यास करना। आप एग्जाम्पल का अभ्यास करेंगे, एक बार नियम पढ़ना उसके बाद में एग्जाम्पल का अभ्यास करना, तो आपको अपने आप एक अनुमान लग जाएगा कि इन शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा और इनमें कौन सी संधि होगी। ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है। जितना इन नियमों को समझाया जा सकता था मैंने आपको समझाया। इससे आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि इन नियमों को समझा जा सकता है। तो आज हमने व्यंजन संधि के कई नियम पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।